नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जी, अमेरिका को जोड़े बिना अभी कोई खबर पूरी नहीं होगी। ट्रंप के साथ जो लोग हैं उनको लेकर एक बड़ी अपडेट है मेरे पास, वो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये कि हिजबुल्लाह ने कल शायद सबसे बड़ा हमला किया है लेबनान के ऊपर। कल उसने फतेह 110 मिसाइल का उपयोग किया, जो पहली बार है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि लेबनान और इजराइल दोनों अभी फुल स्केल वार के मोड में नहीं है। सुन के ये अजीब लग रहा होगा कि इतना सारा कुछ चल रहा है, रोज मिसाइलें चल रही हैं, रोज ड्रोन चल रही हैं, फिर क्यों नहीं है फुल स्केल के मोड में। तो उसको इस बात से समझिए कि फतेह 110 लॉन्च की गई, जिसके पास बिल्कुल प्रिसाइजन अटैक का काम है, जो बिल्कुल प्रिसाइज अटैक करती है, जहां निशाना बना के लगाया जाए वहीं जाकर लगती है, जिसके अंदर काफी क्षमता है, जो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। उस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बेन गुरियन एयरपोर्ट के, जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव का मेन एयरपोर्ट है, आप कह सकते हैं इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसके आसपास, उसकी विसिनिटी में यह हमला किया गया। अगर चाहता हिजबुल्लाह तो यह निशाना सीधे बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर लग सकता था और बड़ा नुकसान हो सकता था इजराइल को। लेकिन इसका मतलब यह होता कि जंग में पूरी तरह से जाना, और फिर इजराइल भी वही करता जो कोई भी मुल्क करता है, और जंग अचानक बहुत तेज हो जाती। ट्रंप साहब कल चुने गए हैं, तमाम सारी बातें हैं। इनके बीच में लेबनान ने कल अपनी ताकत दिखाई और उसने बताया, हिजबुल्लाह ने बताया कि हमारे पास आपके सारे मिलिट्री ठिकानों के निशाने हैं, सारे मिलिट्री ठिकानों के पते हैं आपके पास। उसने बाकायदा वीडियो जारी किया, सारे मिलिट्री पते हैं, और उन सारे मिलिट्री पतों पर, उन सारे मिलिट्री अड्डों पर हम जब चाहें तब अटैक कर सकते हैं, ये हिजबुल्लाह ने कहा। साथ में बेन गुरियन पर अटैक करने का मतलब यह था कि वो ये कहना चाह रहा है कि आपके जो बाकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अड्डे हैं, हवाई अड्डे हो गए, दूसरी जगहें हो गई, ये भी हमारे निशाने पर हैं, हम यहां भी पहुंच सकते हैं। इसके पहले आप जानते हैं कि नेतन्याहू के घर के पास 2 या 3 बार हमला हो चुका है। तो हिजबुल्लाह ने कल बेसिकली अपनी ताकत दिखाई, बड़ा हमला किया, और साथ में एक आर्मी बेस पर और हमला किया। अब जब आर्मी बेस के ऊपर हमला हुआ तो पहले इजराइल यही बता रहा था कि सिविलियन एरिया में हमला हुआ है, और सिविलियन एरिया में हमला होने के बाद उसने बताया कि एक टीन की डेथ हुई है, यानी एक युवा लड़के की, लड़का या लड़की क्लियर नहीं किया, ये बोला कि एक टीन की डेथ हुई है। ये कल रात की खबर थी, लेकिन आज सुबह इजराइल ने माना है कि उसके आर्मी का एक सार्जेंट मारा गया है लेबनान के हमले में। इसका मतलब यही है कि लेबनान ने जो हमला किया है वो आर्मी ठिकानों पर ही हमला किया है, जबकि इजराइल जो बदला ले रहा है वो लगातार सिविलियन ठिकानों पर हमला कर रहा है। कल भी उसने सिविलियन ठिकानों पर हमला किया, और बताया ये जा रहा है कि 40 के आसपास लोग उसमें हताहत हुए हैं, मारे गए हैं। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह सिविलियन ठिकानों पर हमला करने से बच रहा है। वो लगातार जो हमले कर रहा है वो हमले मिलिट्री और दूसरे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगहों पर कर रहा है। कल ही जो उनके नए चीफ हैं, हिजबुल्लाह के जो नए चीफ हैं नईम कासम साहब, उनका टेलीविजन पर ही वो लोग भाषण देते हैं, ताकि किस जगह से बोल रहे हैं, किस जगह पर हैं, वो लोकेशन दुश्मन को ना मिल सके। तो उनका टेलीवाइज्ड एक भाषण कल आया, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि जब तक इजराइल अपनी तरफ से जंग बंद नहीं करता है, तब तक हम लोग किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक सोल्यूशन में नहीं जाएंगे, यानी सीज फायर पर तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। उधर आप जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि गैलेंट को हटाने के बाद इजराइल में जबरदस्त विरोध चल रहा है। अब विरोध थोड़ा कम पड़ गया है, जाहिर है। पहली रात ज्यादा विरोध था, जिसमें बताया ये जा रहा है कि आर्मी का एक हिस्सा भी उस विरोध में शामिल था। मैं इस न्यूज को ना तो गलत कह रहा हूं और ना ही कंफर्म कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। कई सारे ट्विटर हैंडल से ये सारा कुछ पोस्ट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि आर्मी का भी एक हिस्सा है। हालांकि बात कू तक की हुई, मतलब तख्ता पलट तक की हुई, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब गैलेंट को जो हटाया गया है उसके पीछे के रीजन कल मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दुनिया भर में यही है कि गैलेंट को इसलिए हटाया गया है क्योंकि गैलेंट होस्टेज डील चाहते थे, यानी चाहते थे कि किसी भी तरह से जो अगवा किए हुए लोग हैं उनको छुड़ा लिया जाए और सीज फायर किया जाए, लेकिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं था।
इसलिए उसने गैलेंट को हटाया है, लेकिन उसका असर इजराइल के अंदर भी है और अमेरिका में भी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इजराइल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहां पे प्रेस के ऊपर बैन है, इसलिए बहुत सारी खबरें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन वो खबर तो हमने देखी ही है। इजरायली मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू के एक बेहद करीबी ने पेपर्स लीक किए हैं बाकायदा, और वो पेपर इसलिए लीक किए गए ताकि होस्टेज डील ना हो सके। उसके बाद खबर ये आई है कि इजराइल के जो एनएसए हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू के चुने हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके ऊपर घूस लेने की यानी ब्राइबरी के आरोप लगे। अब किसी देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मेदार होता है, उसके ऊपर अगर ब्राइब लेने के, घूस लेने के आरोप लगे हैं तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। जाहिर है ये खबर बाहर कायदे से नहीं आई है, इजराइल के अखबारों में छोटी मोटी खबरें छप रही हैं, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ा खेल। नेतन्याहू के ऊपर खुद करप्शन के कई सारे आरोप हैं और कई लोगों का यह कहना है कि गैलेंट को हटाया ही इसीलिए गया है ताकि उन आरोपों की जांच ना हो सके। अब इन सब के बीच जब ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है तो ऐसा लगता है इजराइल में जश्न का माहौल है। बेन ग्वेर हो चाहे नेतन्याहू हो, नेतन्याहू तो वो पहला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख था जिसने एकदम से उछल के ट्रंप को बधाई दी, और माहौल ऐसा बनाया गया है कि जैसे ट्रंप आ गया तो फिर तो बस सारा कुछ एकदम वाह वाह है। मजेदार बात यह है कि ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। जिस बाइडेन ने 73% खर्चा उठाया इनकी आर्मी का, जिस बाइडेन ने लगातार इनकी मदद की, जिस बाइडेन ने अपना नाम, अपनी पार्टी का नाम डुबो दिया सिर्फ इजराइल की मदद करने के चक्कर में, उसके कुर्सी से हटते ही नेतन्याहू ट्रंप से अपनी नजदीकियां दिखाने लगा। उसी ट्रंप से जिसको कभी उसने वर्स्ट कहा था, यानी सबसे बेकार कहा था। इसीलिए पॉलिटिक्स में कोई ना दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है, सब अपना अपना मतलब देखते हैं, और इजरायली तो इस मामले में कुख्यात है। अब यही जो मतलब वाला मामला है, इसी को जरा ट्रंप पर लागू करके देखते हैं। ट्रंप का जो बयान आया है, वो बयान जो न्यूज छपी है, इजराइल के अखबारों में न्यूज छपी है, उसको मैं यहां पर लगा रहा हूं, जरा गौर से देखिए। उसने सबका नाम लिया है, उसने अफ्रीकन्स का नाम लिया है, बाकी सबका, जितनी भी वहां पे कम्युनिटीज हैं, लैटिन अमेरिकन है, सबका नाम लिया है। अगर किसी का नाम नहीं लिया है तो यहूदियों का नाम नहीं लिया है, यानी उसने सबको शुक्रिया कहा है, यहूदियों को शुक्रिया नहीं कहा है। अमेरिकन यहूदियों को उसने शुक्रिया नहीं कहा है। ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मामला होता है, और यहीं पर यह खबर है कि 79% अमेरिकन यहूदियों ने कमला हैरिस को वोट दिया है, जिससे यह लगता है कि नेतन्याहू चाहता तो यही था कि कमला हैरिस सत्ता में आ जाए ताकि जो कुछ जैसा चल रहा है वैसा लगातार चलता रहे। इसका एक और कारण था, और बहुत बड़ा कारण था। वजह यह थी कि रोचेस्टीन, जिनको लगाया गया था लेबनान और इजराइल के बीच में बातचीत करने के लिए, मैं आपको बता चुका हूं कि वो बेसिकली नंबर 1 यहूदी हैं। यहूदी तो खैर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन वो इजरायली आर्मी में थे, इजरायली आर्मी के टैंक डिवीजन में थे। वहां से अमेरिका गए और अमेरिका में इंपॉर्टेंट पोजीशन पर पहुंचे जो बाइडेन की सरकार में, और उनको काम दिया गया था लेबनान और अमेरिका के बीच में बातचीत करने का। और होचस्टीन के बारे में यह क्लियर है कि लगातार वो इजराइल के फेवर की बात कर रहे थे। लेबनान को झूठी बात कही गई थी कि सीज फायर हम बहुत जल्दी करा देंगे। उसी समय हिजबुल्ला थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गया और यूनाइटेड नेशंस में बैठकर नेतन्याहू ने नसरुल्लाह का काम तमाम करवा दिया। ये लेबनीज को अच्छी तरह से याद है। यानी होचस्टीन जो हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि थे तो अमेरिका के, लेकिन काम कर रहे थे इजराइल के। अब होचस्टीन की जगह पर जिनके आने की संभावना है, उनका नाम है मसाद बलोस। अब देखिए, कई बार नाम मैं बहुत सही उच्चारित नहीं कर पाता हूँ, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता हूँ। मिडिल ईस्ट के और बाकी सबके जगहों के नाम बड़े अजीब होते हैं, लेकिन ये नाम जो है मसाद बलोस, इसको जरा सा नोट कर लीजिए। मसाद बलोस कौन है? मसाद बलोस लेबनान के रहने वाले हैं, लेबनीज हैं और अमेरिकन बिलियनियर हैं, यानी कि लेबनान से जाकर अमेरिका में बसे हुए हैं। लेबनान में एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और उसके बाद वो अमेरिका में जाकर बसे। अमेरिका की पॉलिटिक्स में कैसे आए वो? ट्रंप की जो सबसे छोटी बेटी है स्टेफनी,
उसके हस्बैंड इनके बेटे हैं, यानी ये आप कह सकते हैं कि इनके बेटे जो हैं वो ट्रंप के दामाद हैं। और ये वहां पर जो अमेरिकन अरब्स हैं उनके बीच में ट्रंप को लगातार प्रमोट करने का काम कर रहे थे, यानी ट्रंप के करीबी हैं नंबर 1, लेबनान के रहने वाले हैं नंबर 2 और नंबर 3। जो अभी तक जो मैंने आपको नहीं बताया वो ये कि लेबनान के क्रिश्चियन पार्टी के एक सांसद के ये बेहद करीबी हैं और वो सांसद हिजबुल्लाह के बहुत करीबी हैं, यानी हिजबुल्लाह का जो ग्रुप है संसद में उसके मेंबर हैं। यानी आप पूरी कहानी समझिए कि हिजबुल्लाह के करीबी सांसद के करीबी हैं मसाद बलोच, और मसाद बलोच ट्रंप के बेहद करीबी हैं। इस बार जो चुनाव में अमेरिकन अरबों ने ट्रंप को वोट दिया है, खासतौर पे मिशिगन में जिस तरह से कमला हैरिस हारी हैं, उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया जा रहा है और ये खुद भी दावा कर चुके हैं। और अब ये कहा भी जा रहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच में जो बातचीत होगी उसमें अमेरिका के प्रतिनिधि ये होंगे, यानी अभी तक एक इजरायली होचस्टीन जो है वो अमेरिका की तरफ से बातचीत कर रहा था, अब जो है मसाद जो एक लेबनीज है वो अमेरिका की तरफ से बातचीत करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब बदल जाएगा, लेकिन चुनाव के दौरान जो सारे के सारे बयान आए हैं ना केवल ट्रंप के बल्कि उनके आसपास के लोगों के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाद ने कई बार बहुत क्लियर कहा है कि लेबनान में जो तबाही चल रही है, लेबनान में जिस तरह से बम गिराए जा रहे हैं, मैं उसको रोकूंगा। अब मिशिगन में जो कमला हैरिस की हार है वो बेहद चिंता में डालने वाली है डेमोक्रेटिक पार्टी को। आज एक लंबा बयान बर्नी सैंडर्स का आया है जिसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक हार की वजहें गिनाई हैं। मैंने तो कल ही कह दिया था कि कमला की जो हार है वो गजा की सजा भी है, और अब बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि गजा पर जो स्टैंड लिया कमला हैरिस ने वो भी उनकी हार का कारण बना। बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इतने % लोगों ने ये कहा कि गजा में जिस तरह से इन्होंने स्टैंड लिया वो गलत था वगैरह वगैरह। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, 2 महिलाओं के नाम ले रहा हूँ, इल्हान उमर और रशीदा तलेब। ये दोनों जो महिलाएं हैं वो मुस्लिम महिलाएं हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से पिछली बार भी चुनी गई थी। इन महिलाओं ने संसद के अंदर और बाहर लगातार फलस्तीन को सपोर्ट किया है। जहां डेमोक्रेटिक पार्टी बुरी तरह से हारी है, ये दोनों महिलाएं अपनी सीट रिटेन करने में कामयाब रही हैं। यानी जहां उनके ऐसे उम्मीदवार थे जो फलस्तीन के पक्ष में खड़े थे, वहां तो वो जीते हैं, लेकिन जहां आईपैक से पैसा लेकर लगातार इजराइल का समर्थन करने वाले लोग थे वो बुरी तरह से हारे भी। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद, देखिए चुनाव जीतने के पहले बहुत सारी बातें की जाती हैं, हमारे अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि चुनाव प्रचार में जो बातें की जाती हैं उनको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ट्रंप का जो बयान आया है वो बहुत क्लियर है कि मैं जंग शुरू नहीं करवाऊंगा, मैं जंग खत्म करवाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप इजराइल के बेहद करीबी रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब्राहम एकॉर्ड उनके जमाने में ही हुआ था। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इजराइल में जो अमेरिकन कंसुलेट था उसको उन्होंने जेरूसलम में शिफ्ट किया था, जिसका फलस्तीनियों ने बहुत विरोध किया था। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि गोलन हाइट्स पर जो क्लेम है इजराइल का, उसको भी मान्यता दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ईरान के एक बड़े नेता का, एक बड़े लीडर की उन्होंने हत्या करवाई थी और बाकायदा स्वीकार किया था कि मैंने, सुलेमानी साहब की जब हत्या करवाई थी तो बाकायदा स्वीकार किया था कि मैंने ये करवाया है, जिसकी वजह से ईरान में उनके लिए काफी गुस्सा था और ईरान से उनके रिश्ते भी बहुत खराब थे। ये बात है 4 साल पुरानी। इस बीच में 4 साल बीते हैं। 4 साल में नेतन्याहू के साथ ट्रंप के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बुरा कहा है। और इस बार जो वो जीत के आए हैं, पिछली बार अमेरिकन अरब्स ने बिल्कुल उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन इस बार जो वो चुनाव जीत के आए हैं उसमें यहूदियों ने साथ नहीं दिया है, जबकि अमेरिकन अरब्स ने साथ दिया है। देखिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, जो फैक्ट्स हैं उनको एनालाइज कर रहा हूं। मेरी एनालिसिस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। और इस पूरे अभियान में जो अमेरिकन अरब्स के बीच में ट्रंप के लिए जो अभियान चला है, उसमें फ्रंट पे जो रहे हैं वो रहे हैं मसाद बलोच, और जो उसके प्रेसिडेंट रहे हैं उन्होंने बाकायदा बयान दिया है कि अगर नेतन्याहू जंग नहीं रोकता है तो हम उसके खिलाफ आर्म एम्बार्गो लगा सकते हैं, यानी हथियार बेचना बंद कर सकते हैं। अब इन सबको अगर आप जोड़ लीजिए तो 3 बातें बहुत क्लियर समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि ये 2020 वाला ट्रंप नहीं है, 2024 का ट्रंप थोड़ा सा बदला हुआ है,
जिसको अमेरिकन अरब्स का जबरदस्त वोट मिला है। नंबर 2, ट्रंप निश्चित रूप से इजराइल का समर्थक है, लेकिन इस बार जिस तरह से यहूदियों ने उसको बिल्कुल वोट नहीं दिया है और जिस तरह से नेतन्याहू से उसके रिश्ते खराब रहे हैं पिछले 4 सालों में, उसके भी असरात देखे जा सकते हैं। नंबर 3, उसने नारा दिया है अमेरिकन फर्स्ट का। सब जानते हैं कि उसका जो सारा जोर होता है वो अमेरिका के हितों पे होता है कि अमेरिका कितने पैसे कहां से कमा सके। आप जानते हैं चाइना के इंपोर्ट्स पे उसने 60% की ड्यूटी लगा दी थी और कहा था कि चाइना सबसे लेता है, किसी को कुछ देता नहीं है, मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना से लिए हैं। तो अमेरिका का हित उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अमेरिका पहले ही इजराइल को इतना हथियार और इतना पैसा दे चुका है कि उसकी अपनी हालत खराब है। ऐसे में यह कतई मुमकिन है कि ट्रंप इस लड़ाई को लंबा ना खींचना चाहे, इजराइल को और मदद और पैसे और हथियार ना देना चाहे और ऐसे में सीज फायर जैसी सिचुएशन। ये तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि इसका उल्टा भी हो सकता है। ट्रंप वो आदमी है जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो क्या कहता है, वो क्या करता है, इसके बारे में कभी आप बहुत कंफर्म नहीं हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जंग बिल्कुल दूसरे लेवल पे पहुंच जाए। इसीलिए आप देखते हैं चाहे ईरान हो, चाहे हमास हो, चाहे लेबनान हो, सबने यही कहा है कि अमेरिका में जो सत्ता बदली है उसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन असल में क्या असर पड़ेगा ये 2-4-5 दिन में जो बयान आएंगे उससे समझ में आएगा। अभी जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट बयान आया है वो यही बयान आया है कि मैं जंग शुरू नहीं करने वाला, जंग खत्म करने वाला हूं। और चूंकि इलेक्शन के बाद ये बयान आया है, इलेक्शन के पहले नहीं आया है, तो इस पे थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है। दुनिया में वैसे भी अमेरिका के ऊपर भरोसा करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर भरोसा किया जा सकता है थोड़ा बहुत ट्रंप की बात पे, तो ये बहुत मुमकिन है कि वो जंग खत्म कराने की तरफ बढ़े। असल में यूरोप भी बहुत परेशान है। यूरोप की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है और जिस तरह से बाइडेन लगातार यूरोप की मदद कर रहा था, ट्रंप कतई उस तरह की मदद नहीं करने वाला। अब आप जर्मनी का देख लीजिए, जर्मनी लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। जर्मनी हमेशा इतिहास के गलत हाशिए पर रहने के लिए ऐसा लगता है कि अभिशप्त है। जब नाजियों का सारा काम चल रहा था, यहूदियों के ऊपर अत्याचार चल रहा था, तो वो यहूदियों के खिलाफ था। अब गजा में और बाकी जगहों पर इजराइल यानी यहूदी जब अत्याचार कर रहे हैं तो वो यहूदियों के साथ खड़ा हो गया है। अब उसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने बैन किया रशिया के ऊपर कि रशिया से सस्ता तेल नहीं लेना है। जर्मनी ने मान लिया, रशिया से सस्ता तेल लेना बंद कर दिया। इकॉनमी का सत्यानाश हो गया। वोल्क्सवैगन अपने पूरे इतिहास में पहली बार कई सारी अपनी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको बंद करने की बात कर रही है। और मामला यहां तक बढ़ा है कि उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दिया है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर की पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया है और अब स्कॉल्ज कह रहे हैं कि जनवरी में फिर से हम वोटिंग कराएंगे, विश्वास प्रस्ताव कराएंगे। बहुत उम्मीद यह है कि जनवरी में उनकी सरकार गिर जाए और वहां पर नए चुनाव हों। ब्रिटेन की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वहां पे भी बहुत ज्यादा है। तो यूरोप के लिए भी अब इतना आसान नहीं होगा। अगर उसी तरह से हथियार और पैसा देना ट्रंप जारी नहीं रखता है तो यूरोप के लिए भी उतना आसान नहीं होगा लगातार हथियार और पैसे इजराइल को मुहैया कराना। इसलिए देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आगे क्या होता है, कैसे होता है। देखना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ट्रंप वाकई मसाद बुलोस को बातचीत करने के लिए भेजता है इजराइल और लेबनान के बीच। अगर उनको भेजता है, चूंकि हिजबुल्लाह से उनके रिश्ते हैं, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रिश्ते हैं उनके, तो ये बातचीत दूसरी तरफ जा सकती है और वहां पर सीज फायर हो सकता है। इसलिए आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत रुक के हमको देखना पड़ेगा कि ट्रंप जो कहता है कि सत्ता में जाने से पहले यानी 20 जनवरी 2025 से पहले वो जंग खत्म करवा देना चाहता है, ऐसा होता है नहीं होता है। अगर वो मदद करना बंद करता है तो इजराइल क्या रुख अपनाता है, अगर वो ज्यादा मदद करता है तो लेबनान और ईरान क्या रुख अपनाते हैं, इस पर सारा कुछ डिपेंड होगा। अगर वाकई वो जंग रुकवा पाता है यहाँ भी और रशिया और यूक्रेन में भी, तो जितना कुछ उसके बारे में बुरा कहा जाता है उसके साथ ये अच्छा कहा जाएगा कि बाइडेन ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट और यूरोप को जंग की तरफ धकेल दिया था, तीसरे महायुद्ध की तरफ धकेल दिया था, ट्रंप वहां से दुनिया को वापस ले आया। और इस बात के लिए तो कम से कम उसकी तारीफ की जाएगी अगर उसने वाकई जंग रुकवा दी। और अगर नहीं रुकवाई तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, जो होगा वो सारा कुछ बताता ही रहूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पे पहुंचता रहे। आप लोग मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।